जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th के फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन का डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो ये चैप्टर जैसा कि आपको पता है ऑफ कोर्स लैंडफॉर्म से डील करता है और लैंडफॉर्म्स के कुछ सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हमने डिटेल से बात की थी कि लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स कैसे इवॉल्व करते हैं। तो इसके पिछले पार्ट्स को भी आप ज़रूर कवर कर लीजिए। तो हमने कुछ टॉपिक कवर किया था, जैसे हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात की थी। जैसा कि हमें पता है इरोजन के विषय में कि किस तरीके से कुछ एजेंट्स के द्वारा इरोजन परफॉर्म होता है और इस इरोजन के कारण भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं और सबसे इसमें प्रमुख वैलीज देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने और भी चीज़ें कवर की थी, जैसे पोटहोल्स क्या होते हैं, प्लंज पूल्स क्या होते हैं। देखिए नाम बस देखने में डिफ़िकल्ट लगते हैं, एक बार आप इसे इमेज से समझ लेंगे तो काफ़ी ये चीज़ें आसान है समझना। जैसे अगर बात करूँ मैं पोटहोल्स की, तो ऑफकोर्स नाम से ही स्पष्ट है कि एक जगह पे सेलो डिप्रेशन जब बन जाएगा तो कुछ पेबल्स बाउल्डर्स इनमें जमा हो जाएंगे और कभी कभी जब पानी इनमें जमेगा तो ये रोटेट करेंगे, तो इस कारण से ये पोटहोल्स कहलाएंगे। और इसी तरीके का एक प्लंज पूल्स भी देखने को मिलता है जब लार्ज और डीप होल्स वाटरफॉल के बेस में देखने को मिलते हैं तब। इसके बाद हमने मिएंडर्स की बात की थी। मिएंडर वैसे हमारी बेसिक ज्योग्राफी के अंदर भी देखने को मिलता है। जब आप रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो दोबारा हम मिएंडर्स पर बात करेंगे। तो इंसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मिएंडर के विषय में हमने बात की और नाउ अब हम बात करेंगे रिवर टेरेसेज की। देखिए रिवर टेरेस क्या होते हैं, तो नाम से समझिए। देखिए रिवर टेरेस का मतलब होता है कि वैसी सतहें, वैसे सरफेस जो कि ओल्ड वैली फ्लोर को दर्शाते हैं। अब ये जो ओल्ड वैली फ्लोर है ये बेडरॉक सरफेस हो सकते हैं जिनमें कोई एलुवियल कवर ना हो, या फिर इन सरफेसेज में एलुवियल कवर भी देखने को मिल सकता है जिसके साथ स्ट्रीम डिपॉजिट हो। तो बेसिकली ये इरोजन के ही प्रोडक्ट हैं, जैसा कि हम लोग इरोजन को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो इरोजन हो रहा है वो वर्टिकल इरोजन हो रहा है। अब देखिए वर्टिकल इरोजन का क्या मतलब है, तो इसके लिए हमें पहले इरोजन को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए इरोजन पर हमने लास्ट के लेक्चर्स में भी बात की है। इरोजन का एक बेसिक अर्थ आप कह लें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी एजेंट, वो एजेंट या तो रिवर वाटर हो सकती है या वाटर हो सकती है या फिर बहता पानी या विंड भी हो सकती है ऑफ कोर्स। तो इन एजेंट्स के द्वारा जब अर्थन मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इरोजन। तो यहाँ पे वर्टिकल इरोजन की बात की जा रही है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जब रिवर फ्लो करती है तो एक साइड में रास्ते में ऑफ कोर्स जो रॉक्स मिल रहे होंगे, जो बोल्डर्स मिल रहे होंगे और बाकी जो कण छोटे छोटे देखने को मिल रहे होंगे, उन सभी को रिवर्स बहा करके ले जाती है। लेकिन वो चीज़ें तो इरोड हो रही हैं, साथ के साथ जो रिवर बेड है, जो जिसमें रिवर बह रही है, वो उस पर्टिकुलर रिवर बेड को भी इरोड करती है। तो ये वर्टिकल इरोजन कहलाती है। यानी देखिए ध्यान से समझिए इसे। एक तो जो नॉर्मल इरोजन हो रहा है वो तो है ही, यानी रास्ते में जो भी चीज़ें छोटे मोटे पत्थर, बोल्डर, रॉक्स, इन चीज़ों को तो बहा ही रही है, इरोड कर ही रही है। इसके साथ साथ रिवर पाथ को भी इरोड कर रही है रिवर, राइट। जो रिवर पाथ है, रिवर के रास्ते में जो जो जिस पाथ से रिवर फ्लो कर रही है उस चीज़ को भी इरोड कर रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इस कारण से ये रिवर टेरेसेस बनते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे दो तरीके के देखने को मिलेंगे, पेयर्ड, अनपेयर्ड। समझना काफ़ी आसान है, जब इक्वल कटिंग देखने को मिलेगी तो पेयर टेरेसेस कहलाएंगे, लेकिन जब अनइक्वल होगा तो ये अनपेयर्ड टेरेसेस कहलाएंगे। रिवर टेरेसेस आर बेसिकली प्रोडक्ट्स ऑफ इरोजन एज दे रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन। कहने का मतलब यह है कि जो रिवर का पाथ है, जो रिवर का खुद का डिपोजिशनल फ्लड प्लेन है, इसमें भी रिवर वर्टिकल इरोजन कर रही है और इस तरीके से रिवर टेरेसेस का निर्माण हो रहा है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए रिवर टेरेसेस क्या है। लार्ज एंड स्मॉल स्केल रिवर टेरेसेस, इसका क्या मतलब है। ऑफ कोर्स अभी हमने बात की कि किस तरीके से ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स को दर्शाते हैं। जब इरोजन रिवर करती है तो वो अपने रिवर पाथ जो है उसे भी इरोड करती है, इस कारण से रिवर टेरेसेस का निर्माण होता है। और इस इमेज से अभी आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं ये रिवर टेरेसेस के इमेजेस हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलुवियल फेंस की। तो एलुवियल फेंस के पहले इमेजेस देख लेते हैं। तो एलुवियल फेंस क्या होती है। देखिए एलुवियल फेंस एक डिपॉजिट होता है। किनका डिपॉजिट्स होता है, सेडिमेंट्स का।
आई होप आप सेडिमेंट्स का मतलब अच्छी तरह से समझते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब हिंदी में कह लें अवसाद, या जो नदियों के द्वारा जो छोटे छोटे कण बहा करके लाए जाते हैं वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये एलुवियल फेन का रूप है और इस पर अभी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे किस तरीके से स्ट्रीम्स के कारण ये देखने को मिलता है। जब स्ट्रीम्स फ्लो करती है हायर लेवल में और ब्रेक हो जाती है फुट स्लोप प्लेन्स में लो ग्रेडियंट में जाकर। कहने का मतलब ये है कि जो एलुवियल फेन्स हैं ये तब फॉर्म होंगे जब जो स्ट्रीम्स हैं जो हाई लेवल से लोअर लेवल की ओर बह रही हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आएंगी। तो जनरली ये देखने को मिलता है कि जो कोवर्स लोड है, कोवर्स लोड का मतलब ये है कि जो स्ट्रीम्स के द्वारा बहा करके मिट्टी या सेडिमेंट्स लाए जा रहे हैं और माउंटेन स्लोप फ्लोइंग ओवर माउंटेन स्लोप्स, यानी बेसिकली हायर मतलब ऊंचाई से लेकर निचले वाले सतह की ओर। तो ये जो लोड होते हैं जो रिवर्स के साथ बहा करके लाए जा रहे हैं ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं स्ट्रीम्स के लिए आगे पहुंचाना, और इस वजह से ये डंप कर दिए जाते हैं। और यहाँ डंप करने के बाद क्या निर्माण होता है? ऑफ कोर्स एलुवियल फेन्स का। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एलुवियल फेन्स कैसे बनता है। जब स्ट्रीम्स अपने साथ काफ़ी सारे सेडिमेंट्स को बहा करके लाती है तो कई जगहों पे ये देखने को मिलता है, खास करके जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो कि इसे ले जाना रिवर्स के द्वारा काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो एक जगह पे डंप कर दिया जाता है और इस तरीके से एलुवियल फेन का निर्माण होता है। दोस्तों इसी तरीके का सिमिलर सा लैंडफॉर्म आपने डेल्टाज के बारे में पढ़ा होगा। डेल्टा भी एलुवियल फेन्स की तरह ही होते हैं लेकिन ये डिफरेंट लोकेशन में जाकर के डेवलप होते हैं। तो जनरली रिवर के माउथ में जो ट्रायंगुलर ट्रैक्ट ऑफ सेडिमेंट जमा किया जाता है वो डेल्टा कहलाता है। यानी आसान शब्दों में अगर कहें तो रिवर माउथ में, यानी जिस जगह पे रिवर समुद्र से जाकर के मिलती है, जनरली उन जगहों पे रिवर लॉसेज एनर्जी एंड स्टार्ट्स टू डिपॉजिट इट्स सेडिमेंट। और इस तरीके से जो रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स बहा करके लाया जा रहा है उसे डंप कर दिया जाता है एक जगह पे, और ऑफ कोर्स यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। दोस्तों नाउ बात करते हैं फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स की। तो देखिए फ्लड प्लेन का क्या मतलब होता है। एक रिवर जब फ्लो करती है तो उसके आसपास का जो कैचमेंट एरिया होता है वो फ्लड प्लेन कहलाता है। यानी कभी कभी जब रिवर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो फ्लड प्लेन्स है इनमें भी पानी की मात्रा पहुँच सकती है। अब इसके बाद अगर बात करें लिवीज की तो देखिए ये रिवर का कोर्स है, यानी रिवर इस पर्टिकुलर पाथ से होकर के बह रही है। तो अब रिवर के कोर्स में जो इसकी बाउंड्री होती है जहाँ से ये रिवर इस साइड फ्लो नहीं कर पाती वो कहलाती है लिवी। बहुत सिंपल टर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, बट यहाँ पे हम लोग नेचुरल कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिवीज का क्या मतलब है? ये मतलब है कि जिस पाथ से रिवर आउटर फ्लो नहीं कर सकती। और इसके बाद बात करते हैं पॉइंट बार्स के विषय में। देखिए पॉइंट बार्स क्या होते हैं? ये एक डिपोजिशनल फीचर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रही हैं इसलिए ये डिपोजिशनल फीचर है। और ये जो रिवर का कोर्स है इसके इंटरनल पाथ में जहाँ से ये बेंड करती है यहाँ पे पॉइंट बार्स का निर्माण होता है। इमेज काफ़ी क्लियर से आप समझ सकते हैं, इमेज में काफ़ी क्लियरली आप समझ सकते हैं। देखिए यानी ये रिवर यहाँ से मुड़ रही है तो इस मुड़ने के दौरान ये जो ग्रेवल्स यहाँ पे जमा होते हैं, सैंड ग्रेवल्स, ये चीज़ें ये पॉइंट बार्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन काफ़ी डिफिकल्ट दी गई है, बट जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया इमेज से कि ये पूरा रिवर का कैचमेंट एरिया फ्लड प्लेन कहलाता है। ओके, और ये वाले जैसा अभी हमने डिपॉजिट्स की बात की ये नेचुरल लिवीज हैं और ये पॉइंट बार्स हैं। नाउ बात करते हैं मेंडर्स की। तो देखिए लार्ज फ्लड प्लेन्स में रिवर शायद ही स्ट्रेट कोर्सेज में बहती हो। देखिए काफ़ी ज़्यादा जब मेंडरिंग होती है तो ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बट जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था इसके विषय में कि मिएंडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है बल्कि एक तरीके का चैनल पैटर्न है। और देखिए कई बार रिवर अपने कोर्स को इतना ज़्यादा चेंज करती है कि ये अपने ही पाथ से आकर दोबारा मिल जाती है और इस तरीके से ऑक्सबोल लेक का भी निर्माण होता है। रिवर सिस्टम वाले टॉपिक में हम और डिटेल से इस पर बात करेंगे कि ऑक्सबोल लेक कहाँ कहाँ पे फॉर्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेडेड चैनल्स की। तो ये भी काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए कई बार जो रिवर्स है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती हैं। ये इस इमेज को देखिए, ये सैटेलाइट सीन दिखाया जा रहा है ब्रेडेड चैनल सेगमेंट का, गंडक रिवर का और सोन रिवर का। तो ये रिवर्स मतलब इतनी ज़्यादा पार्ट में बढ़ गई है कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी भी नहीं कहलाएगी और ये कहलाती है, इसका नाम है ब्रेडेड चैनल्स। तो जिस तरीके की बालों की चोटी होती है वहीं से ये नाम डेवलप हुआ है ब्रेड। तो आप ब्रेडेड चैनल्स या ब्रेडेड रिवर सिस्टम के बारे में क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रिवर चैनल्स विच इज़ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल ऑफन टेम्पररी आइलैंड्स। क्यों टेम्पररी? बिकॉज बहुत बार रिवर अपने कोर्स को चेंज करेगी और ये अगेन जो छोटे छोटे बहुत छोटे से आइलैंड बने हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े आइलैंड्स यहाँ पे नहीं बनेंगे ब्रेडेड चैनल्स के द्वारा, और ये वापस रिवर सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये ब्रेडेड चैनल्स या ब्रेडेड रिवर हमने समझा।
तो ये इमेजेस बस आप ध्यान में रखिए, काफ़ी आसानी से आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर को एज अ रिसोर्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ग्राउंड वाटर को हम बात करेंगे किस तरीके से ये इरोजन का भी काम करता है लैंड मासेस का। तो इनमें मेनली पूल्स, सिंक होल्स, लेपीज एंड लाइमस्टोन पेवमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए स्मॉल टू मीडियम साइज के जो राउंड या सब राउंड, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया जाता है। बेसिकली देखिए खूब यहाँ पे कैटेगराइजेशन देखने को मिलता है, राउंड हो, सब राउंड हो, स्मॉल हो, मीडियम साइज हो, या कुछ भी आप कह लें, साइज मैटर नहीं करेगी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं और लैंडफॉर्म्स किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। तो सिंक होल ग्राउंड में बना एक डिप्रेशन होता है जिसका कोई नेचुरल सरफेस ड्रेनेज ना हो। इसका क्या मतलब है? देखिए सिंक होल को आप इस तरीके से समझिए। तो देखिए जब रेनफॉल होती है या जो सरफेस वाटर होती है ये परकोलेट कर जाती है, और ये लाइमस्टोन के केस में जनरली देखने को मिलता है कि लाइमस्टोन में ये परकोलेट कर जाती है, पानी अंदर की ओर चली जाती है, और इस तरीके से कभी कभी ये स्मॉल डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और ये स्मॉल डिप्रेशन क्या कहलाती है? यही स्मॉल डिप्रेशन सिंक होल कहलाती है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो इसे डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी लैंडफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आए उन सबको एक साथ सेग्रीगेट करके कवर करेंगे, बिकॉज उसी से आइडिया लगेगा। देखिए इस चैप्टर में बहुत सारी अननेसेसरी, इररिलेवेंट भी हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं, बट फिर भी हम इसे कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से कौन कौन से टॉपिक हमें ध्यान में रखने हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और ज्योग्राफी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो 3 यूनिट्स हैं, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, द अर्थ और लैंडफॉर्म्स, ये 3 यूनिट्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद क्लाइमेट, वाटर और लाइफ ऑन अर्थ, ये 3 यूनिट हमारे बचे होंगे। तो एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को डिटेल में कवर कर लेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।